नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास है उसमें अब तक हमने जो पढ़ा था उसमें हमने ब्रज भाषा को पढ़ा और खड़ी बोली हिंदी को पढ़ा। खड़ी बोली का उद्भव किस प्रकार से हुआ, उसका क्षेत्र कौन कौन से, उसकी उपबोलियाँ कौन कौन सी है, उसके उपरूप कौन कौन सी हैं और उस खड़ी बोली की क्या विशेषता है, इससे विगत वीडियो में हमने पढ़ा था। प्यारे विद्यार्थियों, आज इसी क्रम में जो है अब अवधी भाषा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अवधी भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है पूर्वी हिंदी की, तो अवधी भाषा का परिचय देते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश से डालिए। ये प्रश्न परीक्षा में आपको इस प्रकार से पूछ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अवधी भाषा पूर्वी हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है और इसमें काफ़ी साहित्य रचना हुई है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते हैं अवधी भाषा। ये तीनों ही प्रकार की जो भाषाएं हैं उसमें मुख्य से आपको 4 प्रकार की भाषाएं आपके सिलेबस में हैं। उसमें अवधी है, आपके ब्रजभाषा है और खड़ी बोली हिंदी और राजस्थानी भाषा। तो ये जो प्रश्न आपका जो द्वितीय प्रश्न पत्र आएगा उसमें दूसरा जो प्रश्न होगा वो इसी से संबंधित होगा। इसमें आपको अवधी, ब्रज, राजस्थानी वाला प्रश्न तो अथवा में आता ही है। उसके ऊपर वाले जो अथवा से पहले वाला जो प्रश्न होगा उसमें आपके ब्रज भाषा, अवधी भाषा, इनमें से कोई प्रश्न आपसे पूछ लेंगे। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अवधी भाषा हम देखते हैं। अवधी भाषा क्या है? अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित पूर्वी हिंदी वैसे एक उपभाषा है। अर्धमागधी तो अपभ्रंश है, उससे विकसित हुई थी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी किससे विकसित हुई प्यारे विद्यार्थियों? पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है, ये एक उपभाषा है। पूर्वी हिंदी वैसे एक उपभाषा है और अर्धमागधी अपभ्रंश से ये उत्पन्न हुई है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे हिंदी क्षेत्र की भाषा है। पूर्वी हिंदी है वो सारे हिंदी क्षेत्र की, समग्र हिंदी क्षेत्र की भाषा है। पूर्वी हिंदी की 3 उपभाषाएं प्रमुख हैं। पूर्वी हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं प्यारे विद्यार्थियों? 3 उपभाषाएं हैं। उनमें नाम आता है अवधी भाषा, बघेली भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा। तो 3 आपकी पूर्वी हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं हैं और इसमें आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें आपके अवधी भाषा दी हुई है। ये बघेली और छत्तीसगढ़ी नहीं है, तो इसका जो वर्णन हम नहीं करेंगे, इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि परीक्षा में आपके अवधी भाषा ही आएगी। तो इसलिए अवधी भाषा का जिक्र हम करते हैं। अवधी भाषा का जो क्षेत्र कौन कौन सा होता है देखिए। तो पहला बिंदु अवधी भाषा, दूसरा बिंदु आप लगाएंगे अवधि के क्षेत्र। कौन कहाँ पर अवधि बोली जाती है? अवधि क्या है देखिए। अवधि पूर्वी हिंदी की सर्व प्रमुख बोली है। अवधि है, यहाँ की मैंने भूल गया लिखना, देखिए प्यारे विद्यार्थियों आप की लगाना इसमें। अवधि पूर्वी हिंदी की सर्व प्रमुख बोली है। तो पूर्वी हिंदी की है अवधि। और अपभ्रंश की बात करें तो पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई। अब देखिए दूसरी बात, संस्कृत के अयोध्या जो शब्द है उससे ही अवधि बना है। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत में जो अयोध्या क्षेत्र है, अयोध्या जो नामकरण है उसी से ही अवधि शब्द है वो बना। तो ध्यान हो गया, अब संस्कृत के अयोध्या शब्द से अवधि नाम पड़ा या अवधि बना। अगली बात, अयोध्या शब्द का विकास किस प्रकार से हुआ? अयोध्या शब्द है वो किस प्रकार से बना? तो देखिए प्यारे विद्यार्थी, अयोध्य से फिर ओध बन गया, ओध से फिर अवधि बन गया। इस प्रकार से अयोध्या का विकास हुआ। अयोध्या संस्कृत शब्द का है, संस्कृत भाषा का है। तो अयोध्या शब्द का विकास अयोध्या से अयोध, अयोध्य से ओध, ओध से फिर अवध रूप में इसको बना
बनाया गया या बन गया ये शब्द। तो इस प्रकार से ध्यान होना चाहिए, अयोध, ओध और अवध। अगली बात, भाषा के अर्थ में अवधी नाम का प्रयोग सर्वप्रथम अगर बात करें तो अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ नूर सिपहर में किया। सबसे पहले अगर भाषा के अर्थ की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो अवधी जो भाषा, अवधी जो शब्द है उसका सबसे पहले अवधी जो नाम है इसका प्रयोग अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ नूर सिपहर में किया। उन्होंने, अमीर खुसरो ने जो है नूर सिपहर ग्रंथ में अवधी शब्द का प्रयोग है वो किया, ये नाम प्रयोग किया गया। ठीक है ना। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के भी प्रमुख कवि माने जाते हैं और इन्होंने बहुत सारी कव्वालियाँ और ये क्या नाम, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और अमीर खुसरो ने पहेलियाँ हैं, मुखरियाँ हैं, ढकोसले हैं, ये इस प्रकार की चीज़ें इन्होंने लिखी थी। और अगली देखिए बात, अबुल फजल ने भी अपने ग्रंथ आईने अकबरी में, अबुल फजल का ग्रंथ है आईने अकबरी, इन्होंने भी इस शब्द का मतलब अवधी शब्द का प्रयोग है वो अपने ग्रंथ में किया। ध्यान रखना, अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आईने अकबरी में इस शब्द का प्रयोग किया, ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगली बात, अवधी के उत्तरी, प्राचीन, पूर्वी, उत्तरखंडी पूर्वी, कोशली एवं बेसवाड़ी आदि अन्य नाम है। यानी अवधी के और नाम क्या क्या है, उत्तरी, प्राचीन, पूर्वी, उत्तरखंडी पूर्वी, कोशली एवं बेसवाड़ी, ये अवधी के अन्य नाम है। अगली बात देखिए, ये सारे अवध प्रदेश कहाँ कहाँ बोली जाती है। देखिए अवध क्षेत्र प्रदेश में, पूरे समस्त अवध प्रदेश में फतेहपुर, इलाहाबाद, जौनपुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैज़ाबाद, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी जिलों में, कानपुर ज़िले के कुछ भागों में और बिहार के मुजफ्फरपुर और नेपाल की तराई का जो क्षेत्र है वहाँ कुछ हिस्सों में अवधी भाषा का प्रयोग होता है। तो ये अवध के क्षेत्र है, सारे अवध क्षेत्र में बोली जाती है। फतेहपुर, इलाहाबाद, जौनपुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैज़ाबाद, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी जिलों में, कानपुर ज़िले के कुछ भागों में और बिहार के मुजफ्फरनगर और नेपाल की तराई आदि क्षेत्र में यहाँ पर ये अवधी भाषा बोली जाती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको याद रखनी है। अगली बात, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जो फ्रेंच वैज्ञानिक, भाषा वैज्ञानिक थे, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भाषा सर्वेक्षण, अपना जो ग्रंथ था भाषा सर्वेक्षण के अनुसार इसके बोलने वालों की संख्या इन्होंने बताई है। इसके किसके, अवधी के बोलने वालों की संख्या इन्होंने बताई है 1,61,43,558। ये कौन बताते हैं, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन बताते हैं अपने भाषा सर्वेक्षण के अनुसार कि अवधी भाषा को बोलने वाले जो लोगों का जो क्षेत्र है या लोगों की संख्या है वो 1,61,43,558 थी। तो इस प्रकार से इन्होंने ये गणना की है, ये आंकड़ा बताया है। तो ये अवधी के क्षेत्र के बारे में आपको बात समझ में आ गई होगी। अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है, अयोध्या शब्द से अवधी बना है, अयोध्या शब्द अयोध और अवध के रूप में बना है और अवधी नाम का प्रयोग अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ नूर सिपहर में किया। अबुल फजल ने आईने अकबरी में इस शब्द का प्रयोग किया और ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ये बोली जाती है। और इस प्रकार से ये आपको समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। अगली बात देखिए, अगला बिंदु, अवधी के उपरूप कौन कौन से हैं। अवधी के उपरूप कौन कौन से हैं, तो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ये भाषा वैज्ञानिकार है। तो भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार अवधी के 3 उपरूप हैं। अवधी के कितने उपरूप है प्यारे विद्यार्थियों, 3 उपरूप है। ये कौन कहते हैं, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना।
तो उन्होंने कहा है कि अवधि के 3 उपरूप है, तो उन्होंने बताए हैं पश्चिमी अवधि, केंद्रीय अवधि और पूर्वी अवधि। ठीक है, पश्चिमी अवधि, केंद्रीय अवधि और पूर्वी अवधि, तो 3 प्रकार के रूप इन्होंने बताए अवधि के। अगली बात, पश्चिमी अवधि का क्षेत्र कौन कौन सा है? जो पश्चिमी अवधि भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो देखिए खीरी क्षेत्र है, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, तो ये उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है सारे उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रकार से खीरी, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव और फतेहपुर में पश्चिमी अवधि का प्रयोग किया जाता है, पश्चिमी अवधि भाषा चलती है वहाँ पर, अवधि बोली। अगली देखिए, केंद्रीय अवधि का क्षेत्र कौन कौन सा है? केंद्रीय अवधि का क्षेत्र है बाराबंकी, बहराइच, रायबरेली। ये केंद्र यानी मध्य में, जो उत्तर प्रदेश का जो मध्य भाग है वहाँ पर केंद्रीय अवधि का क्षेत्र माना जाता है। बाराबंकी, बहराइच और रायबरेली में जो है केंद्रीय अवधि का प्रयोग किया जाता है। तीसरा उपरूप देखिए पूर्वी अवधि, तो पूर्वी अवधि का जो क्षेत्र है वो देखिए गोंडा जिला, फैजाबाद, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर, उसका कुछ भाग है, पूरा नहीं है, जौनपुर का कुछ भाग, इसी प्रकार से मिर्ज़ापुर का कुछ भाग है, वो आपका पूर्वी अवधि क्षेत्र आता है। तो पूर्वी अवधि क्षेत्र में गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर का कुछ भाग, मिर्ज़ापुर का कुछ भाग है, वो अवधि क्षेत्र में आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये अवधि के जो 3 उपरूप है जो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने बताई हैं, पश्चिमी अवधि, केंद्रीय अवधि और पूर्वी अवधि। पश्चिमी अवधि का क्षेत्र खीरी, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर है। केंद्रीय अवधि का क्षेत्र बाराबंकी, बहराइच, रायबरेली है। तो पूर्वी अवधि का क्षेत्र गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद का और जौनपुर का कुछ भाग और मिर्ज़ापुर का कुछ भाग है वो आता है। तो ये आशा करता हूँ यहाँ तक आप इन अध्ययन बिंदुओं को ठीक समझ में आ गया होगा। पहला अध्ययन बिंदु अवधि, इस प्रश्न का अवधि भाषा, दूसरा बिंदु अवधि का क्षेत्र है, तीसरा जो अवधि के उपरूप। इस प्रकार से आपको तैयार करने हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से अवधि भाषा पूछा जाता है प्रश्न ये। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। अवधि भाषा जो का परिचय देते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इस प्रश्न के आगे के भाग को, यानी इसमें हमें अब विशेषताएं और बतानी है, तो अवधि की कौन कौन सी विशेषताएं होती है उस संदर्भ में हम जानकारी अगले वीडियो में करेंगे, अगले व्याख्यान में करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। आप ठीक प्रकार से अवधि भाषा, अवधि के क्षेत्र, अवधि के उपरूप, ये तीनों अध्ययन बिंदुओं को ठीक प्रकार से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे और इनको याद भी करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।